आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, अंग्रेजी में जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप सभी परीक्षार्थियों के लिए भी, क्योंकि परीक्षा में इससे लॉन्ग आंसर, लंबे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को सोदाहरण स्पष्ट करें। एक तो यह प्रश्न होता है, और दूसरा जब भी कोई आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न होता है। सर्वनाम दे दिए जाते हैं और आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इसकी आपको पहचान करनी है कि कौन सा सर्वनाम है। वो हम जानेंगे जब हम सर्वनाम के भेदों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। स्कूल के समय से ही एक रटा रटाया परिभाषा आप और हम सब पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि वो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है। अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो हम ये कहेंगे कि संज्ञा की आवृत्ति को रोककर या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर उसके बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर दिखता है। आई बात समझ में? जैसे कि उदाहरण आपको मैं देता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिखा कि राम घर आया, राम ने खाना खाया और राम खेलने चला गया। संज्ञा क्या है यहाँ बच्चे? राम। आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में राम की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसके बदले में अगर हम वाक्य बनाएं कि राम घर आया, ठीक है, उसने खाना खाया और वह खेलने चला गया, तो आप देख रहे हैं कि राम के बदले फिर यहां उसने आया है और फिर यहां वह आया है, और इसके प्रयोग से वाक्य क्या हो रहा है? सुंदर दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है। राम घर आया, उसने खाना खाया और वह खेलने चला गया। तो राम के बदले उसने और वह, जिसका प्रयोग राम की पुनरावृत्ति को बार बार रोकने के लिए आया है, इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आगे बात समझ में स्पष्ट है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है ताकि वाक्य स्पष्ट और सुंदर दिखे, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट है ना? अब आपको बता दूं कि सर्वनाम के रूप कितने होते हैं। दो रूप होते हैं सामान्यतः सर्वनाम के, और सर्वनाम की कुल संख्या जो होती है वह 11 होती है। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? लिखता हूं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या। आगे बात समझ में? इन सर्वनामों को हम कहते हैं मौलिक सर्वनाम। क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनाम। ठीक है बच्चे, ये है मौलिक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा जो सर्वनाम का रूप होता है वह होता है यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या होता है आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि मौलिक सर्वनाम क्या है? मैं। ठीक है, मैं में कर्ता का ने चिन्ह मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने हो जाएगा ना। ठीक है, आपको, उसको, ठीक है, आपने, इसने, उसने। आई बात समझ में? आप देख रहे हैं उसको, इसको, तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जब मौलिक सर्वनाम में, ठीक है ना, जब कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो उसे हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट है? जैसे कि यहाँ पे आप है, आप में कारक चिन्ह ने लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? आपने। तो आपने क्या हो जाएगा? यौगिक सर्वनाम हो जाएगा। आई बात समझ में? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए आपने क्या है, मौलिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, कुछ भी ऑप्शन रहे, विकल्प रहे आपके पास, ठीक है, तो आपको यह देखना होगा कि मौलिक सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो चुका है, यह क्या है? यौगिक सर्वनाम है। स्पष्ट है बच्चे? तो ये सर्वनाम के की संख्या 11 हो गई और सर्वनाम के दो रूप हो गए, मौलिक और यौगिक। स्पष्ट है? चलिए अब हम सर्वनाम के प्रकार पर एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है ना? सर्वनाम के मूलतः
6 प्रकार या 6 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद सर्वनाम के बताए गए हैं। अब हम एक एक करके पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है ये समझेंगे, इसको कैसे पहचानना है यह जानेंगे, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम बहुत आसान है, नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सारे सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसे किसी निश्चित वस्तु या स्थिति का पता लगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसी बात है, ठीक है। उसी प्रकार संबंधवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक, पुरुष मतलब लिंग का पता चले, ठीक है, पुरुष का पता चले। निजवाचक, निज कहते हैं आपको, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के लिए, कर्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बहुत आसान है, एक एक करके एक एक बिंदु पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चे जिस सर्वनाम से स्त्री, स्त्रीलिंग या पुरुष पुल्लिंग उसका बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है, ठीक है। लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है, क्रिया के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है तू, आप, यह, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम से स्त्री या पुरुष का बोध होता है, तो यहां तो नहीं हो रहा है स्त्री या पुरुष का बोध, लेकिन मैंने आगे में क्या कहा था, इसका लिंग निर्धारण क्रिया से होता है, ठीक है, या इसका लिंग निर्धारण क्रिया के अनुसार होता है। जैसे तू आ गया, तू आ गई, ठीक है। सर्वनाम तो तू है, ठीक है, लेकिन आ गया से क्या पता चल रहा है, पुल्लिंग का पता चल रहा है, और आ गई से पता किसका चल रहा है, स्त्रीलिंग का पता चल रहा है। यह जा रही है, यह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रही है। क्रिया से हमें लिंग का पता चल रहा है, तो जिस सर्वनाम की क्रिया से हमें लिंग का पता चले उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट है बच्चे? yes, कोई दिक्कत तो नहीं है? no, आप आ गए, आप आ गई, तो आप तो है, लेकिन गई और गए इससे हमें पुरुष का और स्त्रीलिंग का पता चल रहा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्रिया से हमें यह ढूंढना होता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। स्पष्ट है बच्चे? अच्छा, और पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पढ़ा है ना अंग्रेजी में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष का एक वचन मैं और बहुवचन हम, यही होता है ना, आई और वी, ठीक है। मध्यम पुरुष का एक वचन तुम, आप या आप लोग और तुम लोग, एक वचन तुम और बहुवचन तुम लोग, एक वचन आप, बहुवचन आप लोग। और थर्ड पर्सन क्या होता है? वह, ही, सी, इट, ठीक है ना, जिसके बारे में बात की जाती है वह थर्ड पर्सन होता है, और उसका बहुवचन क्या होता है? वे लोग। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे बात समझ में? ठीक है। और आप जानते हैं कि वक्ता जो होता है, जो बोलने वाला होता है, वह उत्तम पुरुष होता है। जो लिसनर, जो श्रोता होता है, वह मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वह क्या होता है? थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष होता है। स्पष्ट है ना? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप हो गया, और आपने ये देख लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पहचानते कैसे हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। स्पष्ट है बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए
अगला है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निज का होता है अपना, ठीक है ना। कहते हैं ना कि मेरी निजी गाड़ी है, कहते हैं कि नहीं है, मेरा निजी घर है, ठीक है। तो यह निजी अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है। निज संस्कृत के निज शब्द से यह बना है, जिसका अर्थ होता है आप, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चे कि कर्ता स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, अगर मैं करता हूं तो मैं अपने आप के लिए, आप करता है तो आप अपने आप के लिए। तो कर्ता स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ठीक है। आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ये सब भाव इसमें आते हैं, ठीक है। मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी कि मैं अपने आप, स्वतः मैं चला जाऊंगा। तो आपका प्रयोग कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, ठीक है। मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी कि मैं अपने स्वयं से यह काम कर लूंगा, मुझे किसी को अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं स्वयं भोजन कर लूंगा, आई बात समझ में। मैं स्वतः उठकर चला जाऊंगा। तो जो भी सर्वनाम यहाँ पे आ रहे हैं वह किसके लिए आ रहे हैं? कर्ता के लिए, यानी कि मैं, कर्ता जो मैं है उसके लिए ये सारे सर्वनाम आ रहे हैं। इस प्रकार के सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तीसरा जो प्रकार है सर्वनाम का वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम में ही उत्तर छुपा हुआ है। निश्चय यानी कि निश्चित, सर्टेन जिसको कहते हैं, बिल्कुल तय हो चीजें, ठीक है। तो जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, विषय अथवा पदार्थ के बारे में निश्चित ज्ञान हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम में दो चीजें आती हैं, यह और वह, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आप दिस और दैट कहते हैं। तो यह निकट के लिए प्रयोग होता है और वह दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। आपके दिमाग में एक सवाल दौड़ रहा होगा कि सर अभी आपने सबसे पहला जो प्रकार बताया सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम, वहां भी आपने यह और वह लिखा था और यहां भी आप यह और वह लिख चुके हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? कैसे हम तय करेंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह दोनों में आ रहा है। तो इसका एक सुंदर उदाहरण आपको मैं देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा यह किताब है, ठीक है बच्चे। तो यहां पे ये जो सर्वनाम है यह निश्चित रूप से ये बता रहा है कि यह क्या है? किताब है। वह टेबल है। तो वह जो सर्वनाम है यह बता रहा है कि वह निश्चित रूप से क्या है? टेबल है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहां वाक्य लिखता हूं, यह गा रही है, वह गा रहा है, अब आप यहां समझें, यह लिंग का बोध करा रहा है कि गाने वाला क्या है? स्त्री है, और वह पुरुष का बोध करा रहा है कि गाने वाला क्या है? पुरुष। आई बात समझ में? कि वो यहां आप देख रहे हैं कि यह किताब है, यह तय कर रहा है कि यह निश्चित रूप से क्या है? किताब है। वह टेबल है, निश्चित रूप से तय हो रहा है कि वह टेबल है। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं कि यह गा रहा है, यह गा रही है, वह गा रहा है, वह गा रही है, तो यहां यह और वह से लिंग का पता चल रहा है। तो वाक्य में अगर हो यह किताब है और आपसे पूछा जाए कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ रहे हैं बच्चों? वह टेबल है तो आप उत्तर देंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर वाक्य हो वह गा रही है तो आप कहेंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है प्यारे बच्चों? यह गधा है। क्यों गधे के नाम पे आप हंसते क्यों हैं?
गधा एक मात्र ऐसा जीव है जो बहुत ही सहनशील होता है। सहनशीलता अगर किसी से सीखनी हो, अपार धैर्य अगर किसी से सीखना हो, तो गधे से सीखना। हंस रहे हैं आप, इसलिए आप हंस रहे हैं कि आपके दिमाग में एक मानसिकता है कि गधा मतलब मूर्ख, यही ना? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ गधा है, वह घोड़ा है, वह घोड़ी है, ये सब क्या होंगे? पुरुषवाचक नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब आता है इसके बाद जो सर्वनाम है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है, अनिश्चय यानी कि जहां निश्चितता का बोध नहीं हो, ठीक है। इसमें जो सर्वनाम आते हैं वह आता है कोई, कुछ। ये दोनों स्वयं में जो सर्वनाम है ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कैसे? जैसे कि एक वाक्य में लिखूं, कोई आया होगा, ठीक है। तो कोई आया होगा यहां लिखने से यह पता नहीं चलता है कि कौन आया होगा। आया तो है कोई, लेकिन कौन आया यह पता नहीं चल रहा है। तो यह क्या है? अनिश्चितता का बोध कराना है। वैसे ही कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो यह निश्चित नहीं है कि ये कुछ लोग कितने लोग हैं। तो इस तरह के सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या, मात्रा का पता चले, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट है? ठीक है। सर्वनाम का जो अगला प्रकार है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कौन और क्या इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन आया, क्या खाया, आई बात समझ में? तो ऐसे सर्वनाम जिससे प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जिस संबंधवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम से एक शब्द या एक वाक्य का दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य से संबंध जुड़ता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है जो, सो, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। जो जागेगा सो पाएगा। आप देख रहे हैं कि एक प्रक्रिया, जो जागेगा सो पाएगा, यानी कि जागने वाला ही क्या करेगा? पाएगा, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, करने वाला ही क्या करेगा? भरेगा। तो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जुड़ रहा है। जो करेगा, इस वाक्य का संबंध किससे जुड़ रहा है? सो भरेगा। तो जो और सो क्या होते, क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये 6 प्रकार आपने देख लिए। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। चलिए, आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? क्या सर्वनाम की संख्या मैंने पूछा, प्रकार तो 6 है ना, संख्या कितनी होती है? कौन कौन? मैं, तू, आप। अरे बहुत बड़ी स्पीड है आप लोग, ठीक है। आगे तक है पूरा। तो हमें थोड़ा सा इनके प्रयोग की सावधानी के बारे में समझना चाहिए। पहला सर्वनाम है मैं। तो मैं का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है ना। और मैं का प्रयोग विनम्रता के लिए भी किया जाता है ना। मैं आपका विद्यार्थी हूँ, इसमें एक विनम्रता है, ठीक है। लेकिन इस मैं का प्रयोग कई बार अहंकार दिखाने के लिए किया जाता है। मैं ही हूँ, मालूम है मैं ही हूँ, समझ रहे ना। तो सर्वनाम तो एक ही है, लेकिन इसके प्रयोग की दशा क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है, ठीक है। वक्ता और लेखक भी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं और अहंकार दिखाने के लिए भी मैं का प्रयोग किया जाता है, ठीक। मोटी मोटी बात है। फिर आता है तू। तू जो सर्वनाम है सामान्यतः इसका प्रयोग निरादर के लिए किया जाता है। थोड़ा इसको बहुत सम्मानजनक नहीं माना जाता है। छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। और कई बार तू का प्रयोग जहां बहुत स्नेह हो, जैसे लंगोटिया यार कहते हैं ना, बहुत खास दोस्त हैं, तो वो खास दोस्त एक दूसरे को तू तड़ाक कह के संबोधित करते हैं। लेकिन तू का प्रयोग
कई बार अत्यंत आत्मीयता दिखाने के लिए भी किया जाता है। हे मेरे भगवान, तू ही मेरा सब कुछ है। हे मेरी माँ, तू ही मेरी सब कुछ है। तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। गाना सुना है ना आपने? तो तू का प्रयोग सामान्यतः निरादर के लिए तो करते ही हैं, छोटों के लिए करते हैं, लेकिन जब बहुत प्यार और बहुत सम्मान और आत्मीयता दिखानी हो तब भी तू का प्रयोग किया जाता है। आप अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, अपने से बड़ों के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। आप आए, आप गए, ठीक है ना? तो इसमें सम्मान का भाव होता है, ठीक है। कभी कभी आपका प्रयोग व्यंग के लिए भी किया जाता है, कटाक्ष के लिए भी किया जाता है। मतलब आप तो महाराज, आपके कहने ही क्या है ना, आप तो हरिश्चंद्र हैं, आप तो महात्मा गांधी हैं। तो ये आप सब सर्वनाम एक ही है, लेकिन इसका प्रयोग सम्मान के लिए भी किया जाता है और कई बार व्यंग कसने के लिए भी कर लिया जाता है, ठीक है। अब आता है यह और वह, ठीक है। तो इसे पहले बताया जा चुका है यह और वह के बारे में, कि यह निकट के लिए प्रयोग किया जाता है और वह दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार वह का प्रयोग उपेक्षा करने के लिए भी कर दिया जाता है, कि वह तो अपने आप को बहुत विद्वान समझता है। आई बात समझ में? तो यहाँ जो वह है वह उपेक्षा के भाव में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार कोई है, कुछ है, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इनका प्रयोग अनिश्चितता के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ का प्रयोग जो है वह निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, सजीव के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मुझे कुछ दे दो, ठीक है, कुछ मांगने के लिए किया जाता है। सार तत्व को दर्शाने के लिए भी कुछ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ तो बात है उसमें, है बात समझ में? तो यहाँ कुछ अनिश्चितता के लिए नहीं है, सार तत्व को दिखाने के लिए। इकबाल की शायरी है ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान अरब रूमा मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तो यहाँ जो कुछ है ये किसी खास विशेषता और ताकत को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग संदर्भों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। कई बार कुछ का प्रयोग विरोध दर्शाने के लिए भी किया जाता है, जब विरोध हो, विरोधाभास हो। जैसे कि वह कहता कुछ है और करता कुछ है, ठीक है। तो यहाँ जो कुछ है यह विरोधाभासी है, कि कहता कुछ है और करता कुछ है। तो ये कुछ सावधानियां हैं, ठीक है ना, सर्वनाम के प्रयोगों की। और जैसे कि जो का प्रयोग है, सो का प्रयोग है, तो जो का प्रयोग समुच्चय बोधक के लिए भी किया जाता है, या एक दूसरे से जोड़ने के लिए, वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपका जो नुकसान हुआ है उसे मैं पूरा करूंगा। तो यहाँ आपका जो नुकसान हुआ है उसको यह वाक्य क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, उसे मैं पूरा करूंगा। तो इस तरह से हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सर्वनाम है उनके प्रयोग किस तरह से किए जाएं। या अभ्यास का मामला है और थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि कैसे हम वाक्य बनाते हुए सर्वनाम का प्रयोग करें। एक दो उदाहरण दे रहा हूं, मजेदार उदाहरण, और उसके साथ ही यह क्लास समाप्त हो जाएगी। जैसे कि आपको ही ये काम दे रहा हूं, मैं कुछ वाक्य गलत लिख रहा हूं, उसे आपको शुद्ध करना है, ठीक है ना, सर्वनाम के प्रयोग के अनुसार, ठीक है। मैंने यहाँ दो वाक्य लिखे हैं, वे गाना गा रहा है, ठीक है, और उसने 150 रन बनाए जिसमें 10 छक्के थे। सर्वनाम के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वाक्य जो है वह गलत है। तो सही वाक्य इसका क्या होगा? वे गाना गा रहा है। बहुत बढ़िया। कैसे आप समझ गए इस बात को? आसान है, इसलिए समझ गए कि वे बहुवचन होता है, ठीक है, और क्रिया क्या है? बहुवचन में नहीं है, एक वचन को दर्शा रही है क्रिया, इसलिए यह होगा वह गाना गाना है। उसने 150 रन बनाए जिसमें 10 छक्के थे। तो क्या सही वाक्य होगा? पहली लाइन ठीक है, उसने 150 रन बनाए, ठीक है, उसने 150 रन बनाए। आगे बोलिए। जिसमें 10 छक्के थे। नहीं, ऐसे मतलब नहीं। देखिए
यही समझना है। छक्के थे, तो छक्के क्या है, बहुवचन में है, तो जिसमें की जगह जिनमें होगा। उसने 150 रन बनाए, ठीक है, जिनमें यही छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, जिनमें 10 छक्के थे। आई बात समझ में? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि छक्के बहुवचन में हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग भी उसके उसी अनुसार किया जाएगा। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है? तो आज आपने क्या क्या सीखा? सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम के दो रूप कौन कौन से हैं? बहुत अच्छे। मौलिक सर्वनाम 11 हैं। यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो कारक चिन्हों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6। कौन कौन? चलिए बहुत बढ़िया, ये लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अंत में कुछ सर्वनाम प्रयोग के जो नियम है उसे भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो पर्याप्त है? कोई समस्या तो नहीं है आपके मन में? चलिए ठीक है।